वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर की और बहुत ही अच्छे लाजवाब क्वेश्चंस हैं, तो सबको आपको नोट करते हुए चलता है विद स्टैटिक पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ ऑल क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो चाहे जैसा भी किसी भी कंट्री का क्वेश्चन है, किसी भी स्टेट का क्वेश्चन है, कैसा भी स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, उनसे संबंधित और भी हम वैसे ही स्टैटिक पॉइंट भी हम साथ साथ में करेंगे। सबको नोट करते हुए आपको चलना है। सिर्फ आपको ऐसा नोट नहीं करना कि क्वेश्चन किया और उसके सामने उसका आंसर नोट कर दिया, सिर्फ ऐसा नहीं करना। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा वो सब कुछ आपको नोट करते हुए चलना है। ओके, तो बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कौन से सुपरस्टार को बीसीसीआई ने क्रिकेट विश्व कप का गोल्डन टिकट दिया है? जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हो, तो आंसर तो आपको सबको मालूम ही चल गया ना। विच सुपरस्टार हैज बीन गिवन द गोल्डन टिकट ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप बाय बीसीसीआई? तो बेटा बीसीसीआई में जो अभी जो चेयरपर्सन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं जय शाह, अमित शाह के सुपुत्र हैं जय शाह, और जय शाह टिकट दे रहे हैं रजनीकांत जी को, है ना। तो रजनीकांत, आंसर इसमें बी है। आंसर क्या है बेटा? रजनीकांत। तो रजनीकांत के द्वारा ये अभी दिया जा रहा है। रजनीकांत के द्वारा अभी, सॉरी, रजनीकांत को ये गोल्डन टिकट दिया जा रहा है बाई जय शाह, ठीक है। तो देखिए, ये जो बीसीसीआई के बारे में बात करूं मैं, बीसीसीआई जो होगा अपना, तो बीसीसीआई का जो स्थापना ये कब हुई थी बेटा? 1928 में। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। इसका हेड ऑफिस किधर है? ये है वानखेड़े। कहां पर है? वानखेड़े। वानखेड़े कहां पर है? वानखेड़े मुंबई, महाराष्ट्र। वानखेड़े में इसका हेड ऑफिस है बीसीसीआई का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बेटा। 19 में 19th, आप इसको कर सकते हो 19th एशियन गेम्स का आयोजन कौन सा देश कर रहा है? विच कंट्री द 19th एशियन गेम बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो ये कौन सा देश इसका ऑर्गेनाइज करेगा, इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, यानी इसकी शुरुआत करेगा। 19वें एशियन गेम की शुरुआत कहाँ होने वाली है? जैसा कि शहर आप देख रहे हो बेटा, ये शहर है होंगझोउ। कौन सा शहर है? होंगझोउ। मैं यहां पर लिख दूं, होंगझोउ शहर है। और ये कहाँ का शहर है बेटा? ये चीन का शहर है। कहाँ का शहर है? चीन में। आंसर क्या है? चाइना। ये रहा आंसर, चाइना। आंसर सी, चाइना। 19वें एशियन गेम कहाँ पर होंगे बेटा? ये चाइना में होंगे। इससे पहले जो 18वें थे वो कहाँ पर हुए थे? 18वें हुए थे, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। 18वें जो कि अपने एशियन गेम थे वो कहाँ पर हुए थे? वो हुए थे इंडोनेशिया, जकार्ता में। 19वें चाइना में हो रहे हैं, जबकि 20वें कहाँ होंगे? 20वें होंगे कहाँ पर? देखिए, ये जो 18वें यहाँ पर हुए थे और 19वें चाइना में हो रहे हैं, और 20वें होंगे जापान में, ठीक है ना। जो 20वें राष्ट्रीय एशियन गेम होंगे वो जापान में होंगे, 18वें इंडोनेशिया में, चाइना में अभी 19वें होंगे, ठीक है, जो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक खेले जाएंगे, ठीक है ना। तो भारत के भी सैकड़ों प्लेयर्स हैं इसमें, बहुत सारे प्लेयर भारत के इसमें अब की बार हिस्सा लेने वाले। काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट होता है एशियन गेम का। बेटा एशियन गेम फर्स्ट टाइम कब खेले गए थे? सुनिए ध्यान से, एशियन गेम फर्स्ट टाइम खेले गए थे बेटा 1951 में। कब खेले गए थे? 1951 में ना। फर्स्ट टाइम 1951 में। 1951 में 1951 में पहले एशियन गेमों का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। चाइना में खेले जाएंगे अभी ये। और देखें, इसके ऊपर काफ़ी विवाद चला हुआ। जो बजरंग पूनिया जो रेसलर हैं, देखो बजरंग पूनिया भारत का सबसे बड़ा रेसलर है। उसने वर्ल्ड कप में भी, जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, उसमें भी अपना गोल्ड मेडल जीता है। एशियन गेम में भी गोल्ड मेडल है, कॉमनवेल्थ में भी है और ओलंपिक में भी है। वर्ल्ड की जो चारों प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, चारों जो गेम्स होते हैं, चारों में मेडल हैं बजरंग पूनिया के, ठीक है। लेकिन अब विवाद में फंसा हुआ है, क्योंकि रेसलिंग में जो प्रोटेस्ट उन्होंने किया था ब्रिजभूषण के खिलाफ, जो कि नेता हैं बहुत बड़े ब्रिजभूषण, उन पे कुछ आरोप लगाए गए थे, है ना, जो कि अभी तय नहीं हुए हैं, केस चला हुआ है। तो बजरंग पूनिया को तो सीधा डायरेक्ट एशियन गेम में उनको टिकट दे दिया गया है, भेज दिया गया है बिना किसी ट्रायल के। लेकिन जो उस ट्रायल में जो नंबर 1 आया है, जो बच्चा, जो विशाल कालीरमन है, उसने चैलेंज किया है बजरंग पूनिया की, मुझे हरा के दिखाओ फिर आप एशियन गेम में जा सकते हो।
तो ये चैलेंज एक्सेप्ट किया किसने, बजरंग पूनिया ने। लेकिन ये चैलेंज उसने एक्सेप्ट तब, वो बोल रहा है मैं तब आपका चैलेंज कबूल करूंगा जब मैं एशियन गेम से मैं आ जाऊंगा तब। अब इस बात की चर्चा पूरे हरियाणा में हो रही है कि एशियन गेम आप खेल ही लोगे तो उसके बाद चैलेंज का कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि हमारा जो बेटा है वो पूरे ट्रायल दे के नंबर 1 आया है, क्योंकि वो भी उसी वेट कैटेगरी में 65 केजी वेट कैटेगरी में विशाल कालीरमन है, जो कि बहुत ही बड़ा प्लेयर है, बहुत ही पावरफुल है, जो कि अपनी 5 ट्रायल देकर वो नंबर 1 है अपनी वेट कैटेगरी में इंडिया में फिलहाल। लेकिन बजरंग पूनिया भी उसी वेट कैटेगरी में है, दोनों में से किसी एक को जाना था, लेकिन गवर्नमेंट ने बजरंग पूनिया को वहां पर भेज दिया, उसकी कोई ट्रायल नहीं ली गई। इस चीज का विरोध हो रहा है पूरे हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो लगभग 75 लाख 75 लाख रुपए का इनाम रख दिया गया है पूरे हरियाणा में, जो भी खाफ पंचायत है, जो भी फेडरेशन वगैरह उन्होंने, कि बजरंग पूनिया हमारे लड़के से, हरियाणा में जो विशाल कालीरमन उनसे लड़के उनसे जीत के दिखाए और ये इनाम भी ले जाए और अपना एशियन गेम भी वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस भी करे और एशियन गेम में पार्टिसिपेट भी करे, ठीक है ना। तो ये काफ़ी बड़ा एक विवाद चला हुआ है भारत के अंदर। तो ठीक है, तो बजरंग पूनिया ने तो बोल दिया मैं तो एशियन गेम की तैयारी कर रहा हूँ, मैं अभी आपका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करूँगा, लेकिन चैलेंज मुझे कबूल है बट आफ्टर एशियन गेम, ठीक है। तो इस तरह से ये विवाद, काफ़ी बड़ा विवाद चला हुआ है, ठीक है। तो लेकिन एशियन गेम की तो स्टार्टिंग हो जाएगी बेटा 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक एशियन गेम चलेंगे बेटा। 4 साल में एशियन गेम होता है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है, इसलिए ये सब चला होता है। क्योंकि जो स्पोर्ट्स प्लेयर होता है ना, किसी भी गेम का कोई भी प्लेयर होता है, वो अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगाता है, और 4 साल में बच्चे की वो परफॉर्मेंस नहीं भी होती, कई बार उसको चोट भी लग जाती है। इसलिए जो खिलाड़ी का जीवन होता है ना, वो बहुत ही कम समय का ऐसा होता है कि बहुत ही कम समय तक वो टॉप में रहता है, इसलिए ये विवाद इतना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में लूला डी सिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने? तो बेटा रिसेंटली लूला डी सिल्वा हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर 3rd टाइम? तो आंसर इज ब्राजील। आंसर क्या है बेटा इसमें? आंसर है ब्राजील। तो ब्राजील के प्रेसिडेंट बने हैं लूला डी सिल्वा, तीसरी बार ये राष्ट्रपति चुने गए हैं अभी, है ना। भारत के ब्राजील से काफ़ी अच्छे संबंध है। ब्राजील की जो कैपिटल है वो है ब्राजीलिया। ब्राजील के अंदर जो सबसे बड़ा शहर है वो है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो बहुत बड़ा शहर है ब्राजील के अंदर, है ना। ब्राजील के अंदर रियो में 2016 के ओलंपिक गेम खेले गए थे, ठीक है ना। और ब्राजील के अंदर ही दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया है अमेजन रेन फॉरेस्ट। अमेजन के वर्षा वन ब्राजील के अंदर ही हैं। इन सबको नोट करते हुए चलना है बेटा। अमेजन के जो वर्षा वन है वो दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अमेजन रेन फॉरेस्ट, ठीक है ना। ये बहुत बड़े रेन फॉरेस्ट है, बहुत बड़ा वर्षा वन है। दुनिया का 20 से 30% ऑक्सीजन हमें यहीं से मिलता है। दुनिया का 20 से 30% ऑक्सीजन हमें इन वनों से मिलता है। इसका आकार भी हमारे लंग्स के जैसा है, कुछ है ना, अमेजन नदी के दोनों साइड। इसलिए हम इसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। इसलिए हम इनको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, पृथ्वी के फेफड़े बोलते हैं, क्योंकि दुनिया की 20 से 30% ऑक्सीजन हमें ब्राजील के अमेजन के वर्षा वन से मिलती है। यहाँ पर बहुत हाई डेंसिटी के फॉरेस्ट हैं, वन घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, पेड़ों की पत्तियों तक ही सूर्य की रोशनी रहती है, जमीन तक, स्थल भाग तक, जमीन तक, मिट्टी तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती उस जंगल के अंदर। इसलिए वहां पर पानी कीचड़ बना रहता है, हमेशा पीटी और मार्शी एरिया रहता है, कीचड़ रहता है। इसलिए दुनिया की सबसे जहरीले जीव जंतु अमेजन के वर्षावन में पाए जाते हैं। जैसा कि अमेजन के वर्षावन में दुनिया का सबसे बड़ा सांप पाया जाता है एनाकोंडा। एनाकोंडा बहुत बड़ा सांप है जो कि अमेजन के वर्षावन में आपको मिलता है, ठीक है। और अमेजन का जो वर्षावन है वहीं पर अमेजन नदी है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। वर्ल्ड बिगेस्ट या लार्जेस्ट रिवर अमेजन रिवर, ओके। अमेजन नदी के दोनों तरफ अमेजन के जंगल हैं और वहीं पर इक्वेटर लाइन गुजर जाती है। ब्राजील जो एक ऐसा देश है बेटा जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, कहां पर है ये? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, साउथ अमेरिका महाद्वीप में है ब्राजील। साउथ अमेरिका महाद्वीप में है ब्राजील, ठीक है। यहां से 3 देशों से इक्वेटर लाइन होकर गुजरती है। वो 3 देश कौन से हैं? ब्राजील, इक्वेडोर, कोलंबिया। ब्राजील, इक्वेडोर और कोलंबिया। यहाँ गर्मी ज्यादा होती है क्योंकि इक्वेटर लाइन जाती है तो गर्मी ज्यादा होगी, और गर्मी ज्यादा होगी तो लो प्रेशर होगा, ठीक है। निम्न वायु दाब का क्षेत्र होता है बेटा, लो प्रेशर होता है। इसलिए यहाँ ये हवाओं को
आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, क्योंकि लो प्रेशर है तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, हवाएं इसी की तरफ चलेंगी और वो ह्यूमिड एयर होती है। कैसी एयर होती है? ह्यूमिड, यानी आर्द्रता होती है उसके अंदर, पानी भरा होता है उसके अंदर, इसलिए यहाँ पर हर रोज 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में एक बार यहाँ पर बारिश जरूर हो जाती है। ठीक है, इतना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैंने ज्योग्राफी से इसको रिलेट किया है अभी, तो ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ते हुए चलना है। तीसरी बार यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं लूला डी सिल्वा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में चर्चा में चल रहा नागोर्नो काराबाख विवाद कौन कौन से देश के बीच में? रिसेंटली इन डिस्कशन अबाउट नागोर्नो काराबाख डिस्प्यूट रिलेटेड टू विच कंट्री? तो आंसर इज आर्मेनिया एंड अजरबैजान। आर्मेनिया एंड अजरबैजान, ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बेटा। सुनिए, यहां पर ये कंट्री आपको दिख रही, देखिए ये है आर्मेनिया और ये आपको दिख रहा है अजरबैजान, है ना। तो देखिए ये जो बाउंड्री आपको दिख रही, ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो, इस बाउंड्री से ईस्ट का एरिया, ये ईस्ट का एरिया अजरबैजान का, ये आर्मेनिया का है। लेकिन यहाँ पर जो ये व्हाइट में आपको क्रीम कलर में एक बाउंड्री आपको दिख रही है, एक एरिया आपको दिख रहा है, ये बेटा ये एरिया है नागोर्नो काराबाख। ये डिस्प्यूट है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में। देखिए वैसे तो ये नागोर्नो काराबाख इंक्लूडेड है अजरबैजान के अंदर, लेकिन यहाँ पर जो आदमी रहते हैं वो आर्मेनियन के हैं, है ना, वो आर्मेनिया कंट्री के आदमी हैं, वो चाहते हैं हम आर्मेनिया में इंक्लूड हो जाएं, ये हिस्सा आर्मेनिया में चला जाए, बट वो है अजरबैजान में। जैसा कि भारत के अंदर पीओके में जम्मू कश्मीर में था, जब भारत आज़ाद हुआ तो जम्मू कश्मीर में रहने वाले कुछ आदमी थे, वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान में ऐड हों, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो राजा था हरि सिंह, वो चाहता था कि इंडिया में ही मैं ऐड हो जाऊं। इससे अच्छा शुरू में तो वो चाहता था कि मैं अपनी टेरिटरी अलग ही करूं, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर अटैक कर दिया, तो उसने सोचा कि पाकिस्तान में मर्ज होने से तो अच्छा मैं इंडिया में चला जाऊं। इसलिए उन्होंने लिखित में साइन दिया, लिखित में रिटर्न में दिया कि मैं इंडिया में जाना चाहता हूं, अपनी टेरिटरी इंडिया में ऐड करना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले जो पाकिस्तान की फौज थी वो वहां पर कंट्रोल कर चुकी थी पीओके में, इसलिए पीओके आज भी डिस्प्यूटेड एरिया है इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, फ्रॉम 1947। तो सुनिए, यही ऐसा ही कुछ विवाद है अजरबैजान और आर्मेनिया के अंदर। ठीक है, तो आंसर इज आर्मेनिया एंड अजरबैजान, ये डिस्प्यूटेड एरिया है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अभी हाल ही में किस महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में, सियाचिन क्षेत्र में, सियाचिन ग्लेशियर का जो एरिया है, हिली एरिया है, वहां पर तैनात किया गया है? तो विच फीमेल ऑफिसर हैज रिसेंटली बीन डिप्लॉयड इन द वर्ल्ड हाईएस्ट वॉर जोन? तो बेटा ये कौन सी महिला हैं? ये चित्र आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ये महिला है शिवा चौहान। तो आंसर क्या है बेटा? ये रहा आंसर आपका शिवा चौहान। आंसर ए, ऑप्शन ए, शिवा चौहान। सुनिए, सियाचिन ग्लेशियर एक ऐसा एरिया है बेटा जो कि दुनिया में सबसे ऊंचाई पर ग्लेशियर है, बर्फ के पहाड़ हैं। यहाँ से नुब्रा नदी, यहाँ से शोक नदी, नुब्रा और शोक नदियाँ निकलती हैं जो कि सिंधु नदी में जाकर मर्ज हो जाती हैं, है ना। मैं थोड़ा सा लिख दूं यहाँ पर उनके कुछ नाम, सुनिए। देखो, नुब्रा, ये नुब्रा नदी, मैं हिंदी में भी लिखता हूँ नुब्रा, और ये है शोक नदी, SHEOK, शोक नदी। ये दोनों नदियां सियाचिन से, जैमू ग्लेशियर वगैरह से, सियाचिन ग्लेशियर से निकलती कौन सी? नुब्रा, उसके पास से ही आ जाती है शोक। नुब्रा नदी आकर मर्ज हो जाती है बेटा शोक नदी में, और शोक जाती है किसमें? इंडस में, है ना। तो इस तरह से बनती। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर ग्राफ बना के दिखाऊं आपको दोनों के बारे में। देखिए इनको मिटा देते हैं, मैं थोड़ा सा आपको इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ कैसे कैसे मिलती है। देखिए ये ऊपर से आ जाती है इस प्रकार से नुब्रा, और यहाँ से आती है शोक। तो नुब्रा नदी आ गई किसमें? शोक में, और शोक जो आती है इधर से तिब्बत से आती है इंडस रिवर। तो नुब्रा, देखो ये है नुब्रा, ये है शोक, और ये है इंडस, ठीक है, यानी सिंधु नदी। तो सिंधु नदी में मिल गई कौन सी? शोक, और शोक में मिल गई नुब्रा। ये क्वेश्चन 2018 में DSSB में और SSC में पूछा गया है। नुब्रा रिवर इन विच ट्रिब्यूटरी रिवर, है ना, नुब्रा रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें ऑप्शन में शोक नदी नहीं था, इसलिए नुब्रा का आंसर उसमें क्या हुआ? इंडस रिवर। ठीक है, अगर शोक नदी ऑप्शन में दे रखा है तो बेटा नुब्रा नदी मिल जाएगी शोक में, और शोक नदी जाकर ऐड होती है इंडस में। इस तरह से इसका आंसर आप दे सकते हो। ओके,
तो लद्दाख के ऊपर सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पर -40 डिग्री टेम्परेचर रह चला जाता है, -30 डिग्री, -40 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर टेम्परेचर होता है बेटा। दुनिया की सबसे ठंडी जगह है यहाँ पर, है ना। इससे ठंडा एरिया ऊपर चला जाएगा तो अपने हिंदुस्तान में सबसे ठंडा एरिया ये है। इससे भी ठंडा एरिया आपको मिलेगा साइबेरिया में, रसिया में, जहाँ पर -50 या -60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वहाँ पर रहता है। उससे भी ठंडा एरिया, सबसे दुनिया की सबसे ठंडी जगह आपको मिलेगी अंटार्कटिका में, साउथ में, ठीक है। लेकिन वहां पर कोई आदमी नहीं रहता बेटा, इसलिए नो मैन लैंड एरिया में जो कोल्डेस्ट एरिया आएगा वो अंटार्कटिका में आएगा। लेकिन जहां पर आदमी रहते हैं वहां पर सबसे ठंडी जगह साइबेरिया में आएगी, बरखोयास्क, ठीक है। अपने इंडिया में सियाचिन ग्लेशियर जो कि अपना एरिया है जहां सबसे ठंडे होती है, सबसे ज्यादा ठंडा एरिया यहां पर होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? हर साल अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? पीस डे बेटा, इंटरनेशनल पीस डे। तो आंसर है 21, 22, 19 या 18 सितंबर। तो आंसर है 21 सितंबर। आंसर क्या है बेटा? 21 सितंबर। ये रहा आंसर आपका, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं। देखो, पीस डे तो मनाया ही जाता है, साथ में अल्जाइमर डे भी मनाया जाता है। ये दिमाग की एक प्रॉब्लम होती है, दिमाग की एक बीमारी, दिमाग का एक विकार बताया जाता है, अल्जाइमर, ठीक है। तो अल्जाइमर डे भी इसी दिन मनाया जाता है। और दिमाग का जो सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा जो पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, उस पार्ट का नाम क्या है मैं आपको बताऊं, सुनिए बड़े ध्यान से। दिमाग का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे बड़ा जो अंग होता है, उसको बोलते हैं बेटा सेरेब्रम। क्या बोलते हैं? सेरेब्रम। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। दिमाग का सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरेब्रम, ठीक है। तो अल्जाइमर बीमारी है, विकार है, रोग है दिमाग का। और अल्जाइमर डे भी 21 सितंबर को भी मनाया गया था। ओके, बात समझ में आ गई। देखिए, जो अल्जाइमर है ये दिमाग से संबंधित है और इसकी थीम होती थी नेवर अर्ली नेवर लेट। इस बार की 21 सितंबर को अल्जाइमर डे की थीम थी नेवर अर्ली नेवर लेट। और जो हमारा जो इंटरनेशनल पीस डे है 21 सितंबर को जो मनाया जाता है, इसकी थीम क्या थी? एक्शन फॉर पीस, एक्शन फॉर पीस, ठीक है ना। ये हमारी पीस डे की जो थीम थी अब की बार थी ये, ठीक है। अब शांति दिवस की बात है, शांति की बात है, पीस की बात है, तो मैं आपको थोड़ा सा नोबेल प्राइज के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। बच्चे ध्यान से सुनना, सबको नोट करते हुए चलना है आपको। सुनिए, देखो, नोबेल प्राइज कितने फील्ड में दिया जाता है बेटा? नोबेल प्राइज दिया जाता है 6 फील्ड में। सुनिए कौन कौन सी 6 फील्ड है? मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड पीस। अब हिंदी में सुनिए, इनको दिया जाता है चिकित्सा में, रसायन विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में, साहित्य में, शांति में और अर्थशास्त्र में। तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है इसको बोलते हैं पीस का नोबेल प्राइज। बेटा, शांति का, पीस का नोबेल प्राइज देता है ओस्लो। ओस्लो इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे। तो नॉर्वे कंट्री की जो राजधानी है ओस्लो, वो देती है शांति का नोबेल प्राइज। बाकी 5 जो फील्ड हैं, 5 जो टाइप के जो और भी नोबेल प्राइज हैं, उनको देती है स्वीडन कंट्री। कौन सी? स्वीडन कंट्री उनको देती है, ठीक है। तो बेटा आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अभी हाल ही में किस राज्य में नुआखाई त्योहार मनाया गया? ये नुआखाई फेस्टिवल बेटा अभी मनाया गया उड़ीसा के अंदर। आंसर इज ओडिशा। कहां पर मनाया गया? ओडिशा के अंदर। और ओडिशा के अंदर मैं स्टैटिक पॉइंट बहुत बार बता चुका हूं, मैं फिर से बता रहा हूं। यहां पर जगन्नाथ टेम्पल है, यहां पर लिंगराज टेम्पल है, यहां पर कोणार्क टेम्पल है। कोणार्क इज द सन टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, ये यहाँ पर टेम्पल्स मैंने बताए। यहाँ पर नदियाँ कौन सी हैं? यहाँ पर महानदी, ओडिशा की सबसे लंबी नदी है। इसी महानदी पर कौन सा डैम बना है? हीराकुंड। हीराकुंड इज द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया ऑन महानदी रिवर इन ओडिशा। तो ओडिशा के अंदर हीराकुंड डैम दुनिया का सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा डैम है, जो कि महानदी पर ओडिशा में है ना। ओडिशा के अंदर टेम्पल मैंने बताया। ओडिशा के अंदर मैं आपको माउंटेन बताऊं तो महेंद्रगिरी माउंटेन ओडिशा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। महेंद्रगिरी माउंटेन ओडिशा में। ओडिशा में सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी में आपको बताऊं तो वो है देवमाली। उसको देवमाली बोलते हैं, इंग्लिश में डीओमाली उसको आप कह सकते हो। ओके, ये क्वेश्चन था ओडिशा का। नुआखाई फेस्टिवल वहां पर मनाया जाता है।
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिल्का झील ओडिशा के अंदर है, सिमिलीपाल नेशनल पार्क ओडिशा के अंदर है, भीतरकणिका नेशनल पार्क ओडिशा के अंदर है। इन सबको नोट करते हुए चलना है आपको। भीतरकणिका नेशनल पार्क, सिमिलीपाल नेशनल पार्क, चिल्का लेक यहाँ पर है। चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया, ठीक है, खारे पानी की है, और यहाँ पर नेवी का ट्रेनिंग सेंटर भी है चिल्का के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में आईसीसी वनडे रैंकिंग में शीर्ष गेंदबाज कौन बन गए बेटा? हु हैज रिसेंटली बिकम द टॉप बॉलर इन आईसीसी वनडे रैंकिंग? आंसर इज मोहम्मद सिराज। चित्र में आप देख ही पा रहे हो बेटा, इसलिए सोचने का इसमें टाइम ही नहीं है क्योंकि पिक्चर आपके सामने लगी है। तो ये है मोहम्मद सिराज, बहुत ही छोटे घराने से, छोटे परिवार से आने वाले जो खिलाड़ी मोहम्मद सिराज एक मोहम्मदन परिवार से हैं। काफ़ी आदमी ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि भारत में भेदभाव होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। कोई भेदभाव नहीं होता बेटा, प्रतिभा होनी चाहिए आपके अंदर, वो क्षमता होनी चाहिए। आपको कौन रोक सकता है? आपको कोई नहीं रोक सकता। वर्ल्ड में अब दुनिया में नंबर 1 रैंक पे आ गए हमारे जो बॉलर हैं मोहम्मद सिराज, ठीक है। तो देखिए, मैं आईसीसी के बारे में थोड़ी सी बात बताऊं आपको, बड़े ध्यान से सुनना है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी बेटा? 1909 से। 1909 में इसका जो फाउंड किया गया था, फाउंडर इसकी फाउंडेशन या फिर इसको फाउंड यानी इसका जो हेड था, इसका हेड ऑफिस जो था वो सबसे पहले स्थापित किया गया था। स्थापना 1909 में। हेड ऑफिस किधर है? हेड ऑफिस है बेटा दुबई के अंदर। कहाँ पर है? दुबई कहाँ पर है? यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यहाँ पर ये हेड ऑफिस है दुबई के अंदर, ठीक है। और इसके हेड कौन है? अभी इसके अध्यक्ष कौन है? गाग्रे। हेड कौन है बेटा इसके? ग्रेगरे बार्कले, ठीक है ना। ग्रेगरे बार्कले इसके हेड हैं अभी, ओके। और सुनिए, जो आईसीसी का अब की बार का जो वर्ल्ड कप है बेटा, ये कहाँ पर खेला जाएगा? मैं आपको बताऊं, 2023 का वर्ल्ड का जो वनडे वर्ल्ड कप होगा ये भारत में होगा। कहाँ पर होगा बेटा? ये भारत में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। कब से? 5 अक्टूबर से। कौन कौन सी टीम के बीच में ये मैच होगा? ये बेटा इंग्लैंड, ठीक है, वर्सेस न्यूजीलैंड। इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, मैंने शॉर्ट में लिख दिया न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। तो न्यूजीलैंड इंग्लैंड के बीच में पहला मुकाबला खेला जाएगा 5 अक्टूबर को। भारत के अंदर ये मुकाबले होंगे, ठीक है ना। 2023 का इंटरनेशनल जो ओडीआई वर्ल्ड कप है वो अपना भारत में खेला जाएगा, ठीक है। और इसके बारे में और पॉइंट सुनिए बेटा। आईसीसी के जो अब की बार के जो ब्रांड एम्बेसडर आईसीसी ने जो बनाया है, वो किसको बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर हैं बेटा 2023 के वर्ल्ड कप के शाहरुख खान। कौन है? शाहरुख खान है, ठीक है, शाहरुख खान है। और इसकी बात, इसमें एक्टर कौन? एक्टिंग के बारे में जो अभी इसकी जो थीम होगी, इसका सॉन्ग जो होगा, वो सॉन्ग प्रस्तुत कौन करेंगे? प्रीतम। एक्टर कौन होंगे उसमें? वो एक्टर होंगे रणबीर सिंह, ठीक है। और सॉन्ग किसका होगा? प्रीतम का। और इसकी थीम क्या होगी? दिल बोले जश्न। थीम क्या होगी बेटा? अभी से सारी चीज नोट कर लें। दिल बोले जश्न। देखिए, थोड़ा सा पेन चलाने में थोड़ी सी मुश्किल है। दिल बोले जश्न, दिल बोले जश्न इसकी थीम होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम चलते हैं। देखिए, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम किसने पेश किया है? तो बेटा, ये नारी शक्ति वंदन जो कि काफी दिनों से चला हुआ था अभी हमारे पार्लियामेंट हाउस में, सुनिए, ये नारी शक्ति अभिनंदन ये बिल पेश किया बेटा अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अर्जुन राम मेघवाल या फिर नन ऑफ दीज। तो जो आप पिक्चर में देख रहे हो, ना तो ये अमित शाह की पिक्चर है, ना ये नरेंद्र मोदी की पिक्चर है, तो आप समझ ही चुके हो कि इसका आंसर सी है। आंसर सी है इसका, अर्जुन राम मेघवाल, जो हमारे भारत के लॉ मिनिस्टर हैं। ये भारत के कानून मंत्री बेटा, कानून मंत्री, ठीक है, कानून मंत्री, ठीक है। कानून मंत्री ने अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया है संसद भवन के अंदर। ये 128वां 128 जो अपना संवैधानिक संशोधन विधेयक था, ये 128वां था, ठीक है ना।
इन्होंने पेश कर दिया। और इसके तहत क्या हुआ बेटा, भारत की लोकसभा में और राज्यों की विधानसभा में, लोकसभा एंड जो अपने लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनमें नारी के लिए यानी लेडीज के लिए क्या किया, लेडीज के लिए बेटा 33% जो हैं सीटें आरक्षित कर दी गई हैं, ठीक है ना। 33% सीटें आरक्षित हो चुकी हैं और ये हो चुका बेटा 33% नारियों के लिए सुरक्षित हो गया। अब बात चली है संसद की, सुनिए मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया, मैं फिर यहाँ पर आपको फिर से बता दूं, थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को पॉलिटी से जोड़ता हूं बेटा। सुनिए, जो अपना संसद भवन है, संसद भवन अपने कौन से आर्टिकल में है, 79 आर्टिकल में। संसद भवन में दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा इज द अपर सदन, है ना, अपर हाउस राज्यसभा। तो बेटा जो राज्यसभा है वो कौन से आर्टिकल में, 80 में। और जो लोअर अपना है लोकसभा, ये लोकसभा किस में बेटा, 81 आर्टिकल में। तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। देखो संसद का निर्माण होता है बेटा तीन चीजों से। संसद बनती है राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर संसद भवन का निर्माण करते हैं, संसद का निर्माण करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं, ठीक है। और जब देखो राज्यसभा और लोकसभा दोनों का जॉइंट सेशन, दोनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है, ये शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। तो संयुक्त अधिवेशन ये राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा के अंदर जो सीटें हो सकती हैं वो 552 सीटें हो सकती हैं, 552, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन होते हैं बेटा, जिसका राष्ट्रपति चुनाव करता है। राज्यसभा में 250 सीटें होती हैं, जिसमें से 12 को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन ही आपको करते रहना पड़ेगा। लोकसभा में चुने जाने की जो एक मिनिमम एज होती है वो 25 साल होती है, और जो कि राज्यसभा की जो एज होती है वो 30 ईयर होती है। लोकसभा में बेटा चुना जाता है 5 वर्ष के लिए, राज्यसभा में चुना जाता है 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, जिसको चुना जाता है 5 वर्ष के लिए। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों की जो एज होती है वो चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए, लेकिन 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर होते रहते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक 2 वर्ष में उनमें से कोई किसी का भी 6 वर्ष का कार्यकाल हुआ वो उसको रिटायर कर दिया जाता है। उसके 2 साल बाद फिर किसी का होता है तो वो रिटायर कर दिया जाता है, ऐसे चलता है, ठीक है ना बेटा। राज्यसभा, लोकसभा भंग हो सकती है, जबकि राज्यसभा एक बार भी भंग नहीं हो सकती। अपर सदन है, अपर पार्ट है, अपर ये अपना हाउस होता है, ठीक है। इनके आर्टिकल मैंने बता दिए, इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। राष्ट्रपति अपना जो होता है वो संसद का निर्माण करता है, कानून का निर्माण करता है, राज्यसभा और लोकसभा के साथ मिलकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी पहली बार कौन करेगा? T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी पहली बार कौन करेगा? विच कंट्री विल host the T20 World Cup 2024 for the first time? And the answer is USA. आंसर है बेटा USA। तो USA इसकी मेजबानी करेगा अब की बार, पहली बार। और USA में ये न्यूयॉर्क में इसकी मेजबानी होगी। न्यूयॉर्क हो गया, फ्लोरिडा हो गया, है ना, डलास हो गया। देखो मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, न्यूयॉर्क। देखो न्यूयॉर्क तो आपको जानते हो, एक कंट्री और है जिसका नाम आपने नहीं सुना, उसका नाम मैं लिखता हूँ, डलास। कंट्री नहीं है, ये जगह है USA के अंदर, डलास। एक है न्यूयॉर्क, ठीक है, एक है फ्लोरिडा। USA के अंदर ये 3 जगह हैं जहां पर ये T20 खेले जाएंगे। और एक बात है बेटा, USA के साथ में वेस्ट इंडीज भी इसकी मेजबानी करेगा। USA में तो मेन चीजें तो USA के अंदर होंगी, लेकिन उसका सहयोगी होगा कौन? वेस्ट इंडीज वहां पर उसका सहयोगी होगा। ओके, तो T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी USA करेगा। USA के अंदर जो स्टैटिक पॉइंट्स हैं वो ध्यान से सुन लीजिए बेटा सभी, क्योंकि मैंने बोला था स्टैटिक पॉइंट में आपको बताऊंगा साथ साथ जरूर। USA के अंदर जो गोल्ड माइन है, सोने की खान है, वो है होमस्टैक। कौन सी है? होमस्टैक। USA के अंदर जो मैसाबी माइन है, मैसाबी, ये है एक लोहे की खान है। आयरन माइन इज मैसाबी इन USA, ठीक है। USA के अंदर सबसे लंबी नदी वहां पर नॉर्थ अमेरिका में सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी। नॉर्थ अमेरिका के अंदर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, कौन सी है? रॉकी। वहां पर सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है माउंट मैकिनले। USA के अंदर सबसे बड़ा जो घास का मैदान है वो प्रेरी है।
प्रेरी ग्रासलैंड एरिया इज द बाउल ऑफ व्हीट, इज द बाउल ऑफ व्हीट, गेहूं का कटोरा है वो, उसको गेहूं का कटोरा बोलते हैं प्रेरी ग्रासलैंड एरिया को, जो कि यूएसए के अंदर है। यूएसए के अंदर ही, वहीं पर दुनिया के, यूएसए के अंदर, कनाडा के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर, वर्ल्ड बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक सुपीरियर। तो ये सारे क्वेश्चन थे बेटा यूएसए के, अपने नॉर्थ अमेरिका के, जो कि स्टैटिक पॉइंट थे, इनको सबको नोट करते हुए चलना है आपको। क्लास को पॉज कर लिया करो और इनको लिखा करो बेटा, एक एक क्वेश्चन को लिखा करो, ठीक है। आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए बेटा। 10-12 क्वेश्चन हम हर एक क्लास में पर डे हम 10 से 12 क्वेश्चन कराते हैं, जो भी फैंटास्टिक क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इन क्लासेस को लाइक और शेयर किया करो बेटा, इतना फैला दो, इतना फैला दो, ताकि हर एक बच्चे के पास ये क्लासेस पहुंचे। क्योंकि जो हमारा यूट्यूब चैनल है, सुनिए ध्यान से, जो हमारा जो विजय मंत्रा बाई एसपी सर का जो यूट्यूब चैनल है, इसमें सिर्फ मैं करंट अफेयर ही नहीं पढ़ाता, करंट वाली क्लास में ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारी चीज़ें मैं रिलेट करके पढ़ाता हूँ। ऐसा कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, आप चेक कर लीजिए। कोई भी क्लास उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से रिलेट करके नहीं पढ़ाई जाती, उसकी क्लास अलग होती है, ठीक है। बाकी जो यूट्यूब चैनल है अच्छा कराते हैं, बहुत अच्छा करा रहे हैं, आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही क्लास में आपको संबंध करके, जोड़ करके पढ़ना है तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। जैसे कि आप यूएसए का यहाँ पर करंट का क्वेश्चन था, इसके साथ में मैंने नदियाँ भी बता दी, उसकी पहाड़ियाँ भी बता दी हैं, उसकी झील भी बता दी है, उसमें प्रेरी ग्रासलैंड एरिया भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें। चलो, थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में मिलते हैं बेटा। क्लासेज को लाइक और शेयर किया करो जरूर। ओके, थैंक यू वेरी मच।